अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यूज करेंगे। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एट सुपरवाइजरी लेवल। जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे वो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजरी लेवल के थे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड सुपरविजन के हवाले से मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनके हवाले से एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। जो फर्स्ट एमसीक्यू है, directing consists of process or technique by which instructions can be issued and operation can be carried out as originally planned। मतलब जो हमने ओरिजिनली प्लान की हुई होती हैं चीज़ें, वो जो ऑपरेशंस हैं या वो टास्क हैं वो हम डायरेक्टिंग के थ्रू ही उनको करते हैं, कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ गाइडिंग, inspiring, overseeing, and instructing people toward accomplishment of organizational goal। ये डायरेक्टिंग की डेफिनेशन दी हुई है। मतलब डायरेक्टिंग में हम गाइडिंग भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं लोगों को, और ओवरसीइंग उनको सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन टू परफॉर्म बाय मैनेजर अलोंग विथ। किसके साथ मैनेजर्स परफॉर्म कर रहा होता है? प्लानिंग के साथ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शन के साथ साथ वो डायरेक्टिंग भी कर रहा होता है मैनेजर। फ्रॉम टॉप फ्रॉम टॉप एग्जेक्टिव टू सुपरवाइजर, एवरीवन performs the function of directing and it take place accordingly whether सुपर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस एग्जिस्ट। मतलब टॉप से लेके टॉप यानी कि एग्जेक्टिव टॉप पे होते हैं ना, टॉप एग्जेक्टिव से लेके सुपरवाइजर्स जो है वो हर बंदा जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इनिशिएटेड टू टॉप एंड फ्लो टू थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बॉटम। मतलब टॉप से शुरू होके बॉटम तक ये फ्लो करता है। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लो। वही कंटिन्यूअस आ गया इसका। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चार चीजें होती हैं डायरेक्टिंग में। लीडिंग एंड मोटिवेटिंग टू सबऑर्डिनेट फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मोटिवेशन के साथ साथ आपने लीड भी करना होता है एम्प्लॉयज को। विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शन। कौन सी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं? ये सारी अराइज हो सकती हैं लैक ऑफ डायरेक्शन से। अनेबल टू एक्सक्यूट प्लान वर्क, अनेबल टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, चांसेस ऑफ रिपीटेटिव मिस्टेक, ये सारी डायरेक्शन के बगैर हो सकती हैं। डायरेक्टिंग इंश्योर्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टिंग क्या करता है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है। डायरेक्ट सुपरवाइजिंग हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस आर। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है। कौन कौन सी चीजें? डायरेक्ट सुपरवाइजिंग, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये किसके प्रिंसिपल हैं? डायरेक्टिंग के हैं। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। ये चार चीजें जो है ना एलिमेंट्स के नाम से भी आती होती हैं डायरेक्शन की। अब आप लोगों ने डायरेक्शन में ये चार चीजें याद रखनी है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। Dash is the process of passing information, experience, opinion, etc. from one person to another। ये तो हमें पता है कि जहाँ पे हम पास आउट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को तो वो कम्युनिकेशन है। डैश मीन्स ओवरसीइंग द एम्प्लॉय एट वर्क। जब हम ओवरसी करते हैं एम्प्लॉयज को एट वर्क तो वो सुपरविजन है। डैश इज अ मोटिवेशन
प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी बंदे को, इंस्पायर कर रहे हैं टुवर्ड द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, तो वो मोटिवेशन है। हु डिफाइन मोटिवेशन मीन द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। स्टिमुलेटिंग पीपल की वाली जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वो दी थी विलियम जी स्काउट ने। विलियम जी स्काउट ने जो डेफिनेशन मोटिवेशन की दी थी उसमें कहा गया था कि प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल है मोटिवेशन। Who define motivation is a process which begin with a psychological or physiological need or deficiency which trigger behavior or drive that aim at a goal or incentive। मतलब कि वो वाली डेफिनेशन जिसमें ये कहा गया कि कोई भी साइकोलॉजिकल या कोई भी फिजिकल नीड जो हमारी डेफिशिएंट होती है वो हमें ड्राइव करती है कि हम मोटिवेट होकर अपने गोल को हासिल कर सकें। ये कहा था फ्रेड लुथेंस ने, फ्रेड लुथेंस। अब आपने ये याद रखना है कि जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड या कोई डेफिशिएंसी है हमारे अंदर, तो वो क्या ट्रिगर करती है? वो हमारी मोटिवेशन को ट्रिगर करती है, डिजायर को, कि हम मोटिवेट हो के उस चीज को अचीव करें। तो ये कहा था फ्रूड लुथेन ने, और विलियम जे ने कहा था कि स्टिमुलेटिंग पीपल। ये चीजें थोड़ी डिस्टिंग्विश करने वाली होती हैं क्योंकि ये मिक्स हो जाती हैं। Which define motivation refer to way in which arts drives, desire, aspirations, and striving or needs direct control, explain the behavior of human। अब ये भी उन्होंने मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है जो कि MC फॉरलैंड ने दी थी। उसने किस चीज की बात की थी? अर्ट्स की बात की, ड्राइव्स की डिजायर्स की एस्पायरेशन की। ये किसने की थी? MC या फिर मैकफार्लैंड ने की थी, मैकफार्लैंड। नेक्स्ट है विच फैक्टर इफेक्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज मोटिवेशन को ये तीनों चीजें जो है इफेक्ट कर रही हैं, नीड भी, एटीट्यूड भी एंड इंटरेस्ट भी। Motivation process is based on how unsatisfied human needs get satisfy and result in reduction of tension। अब मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है कि जो अनसेटिस्फाई हमारी नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, वो किस तरह से सेटिस्फाई होती हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव किस चीज की फॉर्म है? वो सैलरी फॉर्म में भी हो सकते हैं और बोनस फॉर्म में भी हो सकते हैं। Non-financial incentives provide social and psychological satisfaction। जो नॉन साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स हैं, सॉरी, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, वो क्या प्रोवाइड करती हैं? हमें सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल कैसे होते हैं? अब फाइनेंशियल तो हो गए, जैसे कि सैलरी हमें मिल गई, कोई बोनस मिल गया रिवॉर्ड के तौर पे, ताकि हम मोटिवेट होके और ज्यादा काम करें। जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी ने हमारी अच्छे काम करने पे हमारी तारीफ कर दी, और सेम इसी तरह कोई अच्छा हमने काम किया या हमारी कोई अचीवमेंट है तो किसी ने हमें ट्रीट दे दी, या फिर हमें फूलों का एक गुलदस्ता पेश कर दिया, बुके दे दिया। तो ये चीजें जो होती है ना, ये क्या होती हैं? ये होती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो कि हमें सोशल और साइकोलॉजिकल तौर पे जो है वो मुतमईन करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हम अगर देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई अच्छा काम किया, कोई मुझे प्रेज कर दे, मेरी तारीफ कर दे, तो मैं मेंटल लेवल पे, मेंटली जो है मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, मतलब मैं खुश हो जाऊंगी कि इस बंदे ने मेरी तारीफ की है। तो ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंक्लूड, अब क्या हो सकती है इसमें? प्रमोशन भी हो सकती है, स्टेटस भी हो सकता है, डेलीगेशन भी हो सकता है। अब प्रमोशन में ये नहीं कि उसका रैंक जो है वो थोड़ा प्रमोट कर दिया जाए, स्टेटस भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए उसका, पहले वो लो अगर स्टेटस में है तो थोड़ा पर उसको कर दें। डेलीगेशन में ये होता है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रेज करके, हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें मैं डेलीगेट कर दूं या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बना दो। तो ये चीजें डेलीगेशन में आती हैं। ये तीनों जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स
इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जब हम खुद किसी चीज़ को अच्छी तरह से हमें हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ही हम उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं आगे। अगर खुद ही हमने उसको गलत परसीव कर लिया, गलत अंडरस्टैंड कर लिया, तो हम उसको आगे भी गलत ही कन्वे करेंगे। डैश एबिलिटीज ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल। अब ये देखिए ना, डायरेक्टिंग एबिलिटीज जो मैनेजर की हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करें? कम्युनिकेशन स्किल पे करें। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल होगी, इतना हम चीज़ों को, काम को या लोगों को, एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह डायरेक्ट करेंगे कि वो ऑपरेशन या वो टास्क जो है परफॉर्म कर सकें। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन काजेज डिजायर्ड चेंजेस। जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो हमारी जो डिजायर्ड चेंजेस होती हैं उनको अचीव करने में हेल्प आउट करती है। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन द एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन मॉडल इज। जो प्रॉपर सीक्वेंस है एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन मॉडल में, तो वो क्या है? सेंडर, मैसेज, ट्रांसमिशन, रिसिपिएंट, मीनिंग। मतलब ये जो है उसका प्रॉपर वो है सीक्वेंस एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन मॉडल में। आई थिंक ये एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन मॉडल वो जो हमारा SMCR मॉडल है उसको कह रहे हैं शायद, जिसमें सेंडर, मैसेंजर, ट्रांसमिशन में फिर वो चैनल आ जाता है, और में रिसिपिएंट या रिसीवर, और मीनिंग में वो मतलब फीडबैक, जैसे रिसिपिएंट ने रिसीव करके फिर फीडबैक दे दिया, उसकी मीनिंग बता दिए कि ये इसका मतलब ये है, मैं समझ गया हूँ। तो ये उस मॉडल की बात हो रही है, SMCR मॉडल जो हमारा है। इन ऑर्गेनाइजेशंस बोथ डैश एंड डैश कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। फॉर्मल भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में और इनफॉर्मल भी होती है, साथ साथ चल रही होती है ये कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑर्डर्स। फॉर्म ऑर्डर्स, जो कोई हमें ऑर्डर कर रहा होता है तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं। ऑर्डर, मेमोज, अपील्स, नोट्स, सर्कुलर्स, एजेंडा, मिनट्स, ये सारी जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ रही होती हैं। जैसे हमारे कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स निकलते हैं, सर्कुलेट होते हैं वो ऑर्डर्स, तो ये सारी फॉर्मल में आती हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो नोन ग्रेप पॉइंट्स। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको ग्रेप पॉइंट भी कहते हैं। ये MCQ भी अक्सर आया हुआ होता है पेपर्स में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेप पॉइंट्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड कौन कौन सी चीजें होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में? जैसे कि रूमर्स हो गए, विस्परिंग हो गई, तो ये इनफॉर्मल इनफॉर्मल में आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बात सुनी सुनी तो मैंने वो फॉर्मल वे में, कि मुझे किसी ने, मेरे जो बॉस है उन्होंने मुझे कम्युनिकेट कर दिया एक फॉर्मल वे में, मुझे रिटर्न में दे दिया, कोई एजेंडा दे दिया या सर्कुलर कोई सर्कुलेट कर दिया, तो फिर मैंने आगे जाके कन्वे अपने अपनी दोस्त को जो है उसके कान में बता दिया विस्पर करके, तो वो क्या होगी? वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, विस्परिंग रूमर्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जो अपवर्ड होती है, नाम से ही जाहिर है, वो नीचे से ऊपर जो जा रही होती है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रही होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल्स, यानी कि नीचे से ऊपर, अपवर्ड। द पर्सनल डिपार्टमेंट कैन कंडक्ट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम। जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम्स करता है। एटीट्यूड questionnaire may be administered periodically to find out employees' attitude toward the place, workplace and the workload। जो एटीट्यूड क्वेश्चनर्स हैं वो क्या एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं वर्क प्लेस पे, जैसे कि वर्कलोड हो गया या वर्क प्लेस, तो ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। एग्जिट इंटरव्यूज may be held for the employees quitting the organization to find out their reason for leaving and their suggestions for improving the workplace। अब ये देखिए ना, वो कह रहे हैं कि जो एग्जिट इंटरव्यूज है, मतलब जो छोड़ के जा रहे होते हैं, वो होने चाहिए। जो एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो एग्जिट इंटरव्यूज हमें करने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, हमारे वर्क प्लेस पे क्या लैकिंग्स हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
Upward communication can be achieved through formal participation program like union management committees. मतलब upward communication जो है वो अचीव होती है formal participation में. Upward communication can be achieved through informal involvement of employees. जो upward communication है वो अचीव किससे होती है? इनफॉर्मल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज से भी अचीव होती है. The the ombudsperson is a position created to receive and respond to inquiries, complaints, requests for policy clarification or allegations of injustice by employees. ऑम्बर्ड पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक थर्ड पर्सन होता है जो कि उन मसलों को सॉल्व कर रहा होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम कह सकते हैं. ऑम्बर्ड्स पर्सन जो है ना, ये वर्ड दरअसल निकला है एक स्वीडिश लैंग्वेज से निकला है. स्वीडिश में जो ऑम्बर्ड्स पर्सन होता है ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं. तो मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन जो है वो हमें बनानी चाहिए, जो इंक्वायरीज कंप्लेंट्स वगैरह को रिसीव करे और क्लैरिफाई करे, रिस्पॉन्ड करे उनको. थ्रू एन ombuds person, employees can have their problem resolved quickly without going through लीजन लेंथी चैनल्स. यानी कि लेंथी चैनल्स में जाने की बजाय जो अनबर्ड पर्सन है वो उस चीज को क्विकली सॉल्व आउट करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है. आज हम 45 करते हैं एमसीक्यू. इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Dash position had initially been created in Scandinavia as an outlet for people who felt that they have been treated unfairly. ये वही ombuds person की कोई हिस्ट्री बताई हुई है. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फॉर्मेट कैसे फॉरवर्ड कर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो कैसे उसका फॉर्मेट है अपवर्ड टू लोअर. मतलब डाउन का मतलब, डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे. जब ऊपर से नीचे वहां आते हैं तो अपर टू लोअर ही होता है वो. चलें, ये हमारे 45 एमसीक्यू हो गए हैं. तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके नेक्स्ट हम 45 एमसीक्यूज रहते हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे. आई थिंक ये तकरीबन 90 एमसीक्यूज हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. आप लोग वीडियो को देखा भी करें और प्लीज लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी साथ साथ दिया करें, ताकि हम इन चीज़ों को, एमसीक्यूज को मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ लाएं और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियोस बना के थोड़ा टाइम निकाल के अपलोड किया करूं, ताकि हम सब लोगों की जो है वो तैयारी हो सके पीपीएससी के लिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.